हेलो स्टूडेंट्स। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्यारे चैनल एम के अकेडमी 2.0 पर। तो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में प्रैक्टिस करने वाले हैं। आज से परीक्षा की दृष्टि से प्रैक्टिस सेट की शुरुआत हो चुकी है। प्यारे बच्चों, हम आपसे कहना चाहेंगे कि आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व अवश्य करें, इसको कंपलसरी समझें। क्योंकि स्टूडेंट्स, हम जो प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं या आगे अपलोड करेंगे, उन सभी को जो तैयार किया गया है तो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए इस लेवल से तैयार किया गया है जो आपके पेपर में सटीक बैठने वाले हैं। जब आप पेपर में बैठें तो आपको लगे कि इसको जो है हम पहले से ही प्रैक्टिस कर चुके हैं। स्टूडेंट्स, तो आपसे कहना चाहूँगा कि आप जो है हमारा जो प्रैक्टिस सेट है उनको अवश्य सोल्व करें। आशा है कि आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। प्रैक्टिस सेट के जो कुछ अन्य फ़ायदे हैं उनकी भी अगर हम बात कर लें तो अनेक बेनिफिट्स होते हैं इससे। ये जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे परीक्षा का हमारे ऊपर जो प्रेशर होता है, जो दबाव होता है, वो कम होता है और हमारे लेवल, हमारी तैयारी का भी पता चलता है। और स्टूडेंट्स, जो सबसे जो वैल्यूएबल जो बात है वो है टाइम मैनेजमेंट की। टाइम मैनेजमेंट की में जो मदद मिलती है हमें, वो प्रैक्टिस सेट से मिलती है। बार बार जब हम प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस से कहते हैं ना कि प्रैक्टिस से व्यक्ति महान बनता है। प्रैक्टिस जो है व्यक्ति को महान बनाती है। तो बहुत मर्तबा देखा गया है कि हम पेपर में बैठे होते हैं और हमें कुछ प्रश्न आ रहे होते हैं, काफ़ी जो क्वेश्चन होते हैं जो जिन्हें हम सॉल्व कर सकते हैं, जिनका हमें सही उत्तर पता होता है, लेकिन टाइम मैनेज ना होने की वजह से जो है वो हमारे प्रश्न रह जाते हैं, वो नंबर हमारे छूट जाते हैं। तो प्रैक्टिस करने से जो है हमें टाइम मैनेजमेंट में भी जो है मदद मिलेगी और हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो भी बढ़ेगा। तो स्टूडेंट्स, हमारे चैनल पर जो है प्रत्येक विषय से कम से कम 15-15 सेट जो है अवश्य मिलने वाले हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, ये जो है अच्छा स्कोर करने में अहम भूमिका निभाएंगे। तो हमारे जो प्रैक्टिस सेट हैं आने वाले, उनको पाने के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं अपने प्रैक्टिस सेट फर्स्ट पर। ये जो हमारा प्रैक्टिस सेट है वो CDP का रहने वाला है। तो स्टूडेंट्स, CDP प्रैक्टिस सेट 1, बाल विकास एवं शिक्षण पद्धति। स्टूडेंट्स, कह रहा है कि विकास दिशा के सिद्धांत के अनुसार विकास होता है सिर से पैर की दिशा में, और ऑप्शन बी पैर से सिर की दिशा में, ऑप्शन सी संपूर्ण दिशा में समान रूप से, और ऑप्शन डी अनिश्चित है। तो स्टूडेंट्स, आप अपना आंसर चुनें। आपके अनुसार कौन सा सही उत्तर होने वाला है? तो स्टूडेंट्स, इसमें जो सही उत्तर होने वाला है वो है ऑप्शन ए। जिन बच्चों ने चुना है ऑप्शन ए, वो बिल्कुल करेक्ट है। सिर से पैर की दिशा में जो है विकास होता है। इसे जो है अन्य नाम से भी जानते हैं, जैसे सेफलोकॉर्डल विकास का सिद्धांत या शीर्षाभिमुख सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत के जो अनुसार जो बात है वो शारीरिक विकास, जो मोटर कौशल है, जो उसका जो विकास है वो सिर से शुरू होकर पैरों तक चलता है, पैरों तरफ जाता है। ठीक है, आसान भाषा में अगर बात करें, ठीक है, विकास के शुरुआती जो चरण है बच्चे का जो है सिर सबसे पहले विकसित होता है और फिर सिर से नीचे की ओर विकास होता जाता है। स्टूडेंट्स, एक बात और याद रखें, बच्चा जो है सबसे पहले अपने सिर पर नियंत्रण करता है। सबसे पहले किसको कंट्रोल करता है? अपने सिर को, ठीक है, हेड को। और फिर उसके बाद जो है जब वो कंट्रोल कर लेता है अपने सिर को, फिर वस्तुओं को पकड़ना सीखता है, फिर उसके बाद रेंगना शुरू करता है, फिर बाद में खड़ा होकर चलना शुरू करता है। लेकिन सबसे पहले जो है किस पे कंट्रोल करता है? सिर से। तो जो है विकास कैसे शुरू होता है? सिर से। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न कह रहा है कि किशोरावस्था की विशेषता नहीं है। इसमें हमें नेगेटिव पूछा गया, 3 पॉजिटिव बातें मिलेंगी और जो है एक नेगेटिव मिलने वाला है। ठीक है, जैसे कह रहा है कि विपरीत, ऑप्शन ए विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण, और ऑप्शन बी स्वतंत्रता की भावना, ऑप्शन सी घनिष्ठ मित्रता, और ऑप्शन डी ईश्वर में पूर्ण विश्वास। तो स्टूडेंट्स, इसमें जो किशोरावस्था की जो विशेषताएं, अनेक जो विशेषताएं होती हैं, तो उनमें से जो अगर एक ही बात करें, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण बिल्कुल होता है। ठीक है,
और ऑप्शन बी स्वतंत्रता की भावना, बच्चा जो है अपने आप में जब किशोरावस्था में पहुंचता है तो आज़ादी की जो है भावना पैदा हो जाती है। और घनिष्ठ मित्रता, दोस्त को तो बहुत ही ज़्यादा वैल्यू देता है। ठीक है, तो ये तीनों ऑप्शन सही हैं। जो नेगेटिव होने वाला है वो है ऑप्शन डी। जिन बच्चों ने चुना है ऑप्शन डी वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। विकास का तात्पर्य है, विकास से हम क्या समझते हैं? ठीक है, ऑप्शन ए वह प्रक्रिया जिसमें बालक परिपक्वता की ओर बढ़ता है, और ऑप्शन बी बालक के शरीर में बढ़ोतरी होती है, और ऑप्शन सी बालक की बुद्धि में बुद्धि होना, और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। आप अपना उत्तर दें। तो स्टूडेंट्स, जो विकास की बात हो रही है, पहली बात तो यह है कि आप विकास से क्या समझते हैं? आप विकास से क्या समझते हैं? विकास जो है किसी व्यक्ति या समाज में होने वाले कार्यात्मक जो बदलाव होता है, ठीक है, जो सकारात्मक परिवर्तन देखने मिलते हैं, ठीक है, उसको हम विकास कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए। जिन बच्चों ने चुना है ऑप्शन ए वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, वह प्रक्रिया जिसमें बालक परिपक्वता की ओर बढ़ता है। ठीक है, विकास का तात्पर्य है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। कह रहा है कि जीन्स द्वारा व्यक्ति अपने माता पिता के से अन्य गुणों को जो प्राप्त करता है वह क्या कहलाता है? ऑप्शन है जीनोम, बी अनुवांशिकता, सी वातावरण, और डी उपरोक्त सभी। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और लेकिन अगर इसकी बात करें तो बहुत मर्तबा हमारे सामने से गुजरता रहता है बार बार, और बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल है एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो बच्चों जिन बच्चों ने चुना ऑप्शन बी वो बिल्कुल करेक्ट है, अनुवांशिकता। ठीक है, जो माता पिता से जो हमें जो गुण प्राप्त होते हैं उससे क्या बोलते हैं हम? अनुवांशिकता। ठीक है, विकास इन्हीं दो से संभव होता है, अनुवांशिकता और वातावरण। ठीक है, अच्छा चलते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था, मानसिक आयु का जो प्रत्यय है वो किसने दिया था? ऑप्शन ए टर्मन, ऑप्शन बी बिने, और ऑप्शन सी स्पीयरमैन, और ऑप्शन डी थॉर्नडाइक। अपना उत्तर चुनें। स्टूडेंट्स, समय का खासा ख्याल रखें कि समय ज़्यादा ना लें। स्टूडेंट्स, जो मानसिक आयु की जो अवधारणा है ये जो है अल्फ्रेड बिने ने दिया था। ठीक है, याद रखिएगा। इससे जो है मानसिक आयु या किसी व्यक्ति की सामान्य मानसिक योग्यता जो है इससे पता चलता है। ठीक है, ये किसने दिया था? अल्फ्रेड बिने ने। जिन बच्चों ने चुना ऑप्शन बी वो बिल्कुल सही है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि गिलफोर्ड ने कौन सा बुद्धि का सिद्धांत दिया? ए संचालन, बी सामग्री, और सी उत्पाद, और डी सारे। आप किसको चुनने वाले हैं? तो जो गिलफोर्ड ने जो बुद्धि के जो सिद्धांत दिए हैं वो ये तीनों दिए हैं। ये ए भी सही है, बी भी सही है, और सी भी सही है, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट होने वाला है। ठीक है बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। विद्यालय का सामाजिक वातावरण को प्रभावित करने वाले कौन सा कारक महत्वपूर्ण है? विद्यालय का सामाजिक वातावरण को प्रभावित करने वाला कौन सा कारक महत्वपूर्ण है? उत्सव, और ऑप्शन बी है शिक्षक अभिभावक सम्मेलन, और ऑप्शन सी है पिकनिक भ्रमण, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी तीनों। बताएं। तो स्टूडेंट्स, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ समझने वाली बात नहीं है। उत्सव भी जो है बहुत ज़्यादा बच्चे के लिए हेल्पफुल रहता है। शिक्षक अभिभावक सम्मेलन जो होता है बच्चे को जो है मोटिवेट करता है। ठीक है, और पिकनिक, इससे जो है बच्चे में रुचि पैदा होती है, जो भ्रमण कराया जाता है बच्चों को। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी। ये तीनों का जो है उत्तर सही है। ठीक है, प्रश्न नंबर 8, सीखने की वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसमें बच्चे स्कूल जैसी सामाजिक संस्थाओं में प्रवेश करके सीखते हैं? ऑप्शन ए परिपक्वता, ऑप्शन बी निष्क्रिय सामाजिकरण, ऑप्शन सी प्राथमिक सामाजिकरण, और ऑप्शन डी द्वितीयक सामाजिकरण।
अच्छा, द्वितीयक सामाजिकरण क्या होता है? अगर एग्जाम में बाज मर्तबा ऐसा होता है कि एग्जामिनर घुमा करके पूछ लेता है द्वितीयक सामाजिकरण का मतलब क्या है। तो स्टूडेंट्स, परिवार के अलावा अन्य लोगों से जो बच्चा सीखता है उसे सामाजिक, जैसे कि सामाजिक व्यवहार करना जो सीखता है उसे यही जो है द्वितीयक सामाजिकरण के लिस्ट में रखते हैं। ठीक है, जैसे कि स्कूल में बच्चों को मूल्यों, मानदंडों और परंपराओं के बारे में सिखाया जाना, स्कूल में बच्चों को बातचीत के जरिए सामाजिक भूमिकाओं के बारे में सिखाया जाना। ठीक है, स्कूल में बच्चों को जो देशभक्ति और राष्ट्रवाद की जो भावना पैदा कराई जाती है, ये सब जो है द्वितीयक सामाजिकरण है। ठीक है, तो यहाँ पर जो होगा सही उत्तर वो होगा ऑप्शन डी। ठीक है, द्वितीयक सामाजिकरण, जिन बच्चों ने चुना है ऑप्शन डी वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 9 पर। बालक के सामान्य व्यवहार तथा विशिष्ट व्यवहार में वही संबंध है जो कि पाया जाता है आवश्यकता एवं प्रलोभन में, आवश्यकता एवं लक्ष्य में, आवश्यकता एवं प्रेरकों में, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट्स, आपका सही उत्तर क्या होने वाला है? तो स्टूडेंट्स, इसमें जो सही उत्तर होने वाला है वो है ऑप्शन ए, आवश्यकता एवं प्रलोभन। ठीक है, तो जिन बच्चों ने चुना है ऑप्शन ए वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि है ऑप्शन ए 100, ऑप्शन बी 120, ऑप्शन सी 60 और ऑप्शन डी 90। अच्छा बच्चों, इसकी जो बुद्धि लब्धियों की जो लिस्ट है, लिस्ट ही मैं मानता हूँ वो हमें सही तरीके से पता होना चाहिए। जो बुद्धि जितने प्रकार की होती है, जैसे कि 81 से 90 मंद बुद्धि, और 91 से 110 सामान्य बुद्धि होती है, 111 से 120 तीव्र बुद्धि होती है, 121 से 130 प्रखर बुद्धि, और 130 से अधिक जो बुद्धि आती है, जो बालक आते हैं उन्हें कहते हैं प्रतिभाशाली बालक। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है? पिछड़े बालकों की बुद्धि। तो यहाँ पर पिछड़े बालक कहाँ आएंगे? मंद बुद्धि, मंद बुद्धि में शामिल किए जाएंगे। तो मंद बुद्धि के जो लेवल होता है वो क्या, कहाँ से कहाँ तक होता है? 81 से 90। तो यानी कि उत्तर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, याद रखिएगा, आपको जो है कोई सा भी पूछ सकता है। ठीक है, इनमें से कोई सा भी पूछ सकता है। 81 से 90 मंद बुद्धि, 91 से 110 सामान्य बुद्धि, 111 से 120 तीव्र बुद्धि, और 121 से 130 तक प्रखर बुद्धि, और 130 तक अगर ऊपर जाएंगे 140, तो ये सारी जो है किस में आएंगी? प्रतिभाशाली में आ जाएंगी। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 11 पर। कह रहा है कि यदि व्यक्ति ने अपने वातावरण से सामंजस्य, ठीक है, करना सीख लिया, ठीक है, या सीख सकता है, तो उसमें बुद्धि है। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? ऑप्शन ए थॉर्नडाइक, ऑप्शन बी कॉल्विन हॉल, और ऑप्शन सी टर्मन, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताएं। तो जो व्यक्ति जो है अपने आप को बिठा लेता है वातावरण के अनुसार, ये जो है किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है? ऑप्शन बी सही होगा, कॉल्विन हॉल ने। ठीक है बच्चों, आपको समय मैं देता जा रहा हूँ इसलिए ताकि जो है आप जो है अपना स्कोर समझ पाएं, और अपना स्कोर कमेंट में अवश्य बताएं। प्रश्न नंबर 12 है, सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्र के जोड़े होते हैं। ये बहुत इजीली क्वेश्चन है। ऑप्शन है 22, ऑप्शन बी 23, और ऑप्शन सी 24, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट्स, इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा 23, यानी कि 23। ठीक है, इसका जो सही उत्तर होने वाला है वो होने वाला है 23। कितने जोड़े होते हैं? 23। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर।
एक सामान्य बालक के किस अवस्था को प्राग भाषा अवस्था कहा जाता है? 15 महीने, 2 वर्ष, 3 वर्ष या 4 वर्ष? जल्दी बताएं, जल्दी उत्तर करें। तो जिन बच्चों ने चुना है ऑप्शन ए वो बिल्कुल करेक्ट है, 15 महीने। जिन बच्चों ने ऑप्शन ए किया हुआ है वो बिल्कुल सही है, ठीक है, ऑप्शन ए। पंद्रह महीने, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। कह रहा है कि व्यक्तित्व भिन्नता किस क्षेत्र में परिलक्षित होता है? शारीरिक भिन्नता, व्यक्तित्व भिन्नता, बुद्धि भिन्नता और उपरोक्त सभी। तो बच्चों जो भिन्नता है ये अनेक क्षेत्रों में देखने को मिलती है, कहीं ना कहीं कुछ क्षेत्रों को छोड़ करके। मैं तो कहता हूँ कि सारे क्षेत्रों में कुछ थोड़ा बहुत जो है ज़रूर भिन्नता पाई जाती है, चाहे शारीरिक तौर पे हो, चाहे व्यक्तित्व के तौर पे हो, चाहे व्यवहार के तौर पे हो, चाहे बुद्धि के यानी मेंटली तौर पे हो, किसी भी स्तर पे हो, कुछ ना कुछ जो है भिन्नता ज़रूर पाई जाती है। तो यहाँ पर जो है शारीरिक भी भिन्नता पाई जाती है, व्यक्तित्व भिन्नता भी पाई जाती है। जो तीन जो हमें ऑप्शन दिए हैं वो तीनों करेक्ट हैं, यानी कि जो इन बच्चों ने चुना है ऑप्शन डी वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन से व्यापक मूल्यांकन की विधियां हैं? संचयी व्रत, घटना व्रत, सॉरी घटना व्रत होना चाहिए यहाँ पर, और ऑप्शन सी है समाज मिति व कैसेट, और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अपना उत्तर चुनें। तो बच्चों यहाँ पर जो सही उत्तर होने वाला है वो भी उत्तर होने वाला है ऑप्शन डी, यानी कि ये तीनों, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। दृष्टि दोष वाले छात्रों के लिए किसने उभरे हुए अक्षरों की छपाई विधि का आविष्कार किया? ऑप्शन ए डमलिन, ऑप्शन बी स्वीट, ऑप्शन सी गाल्टन, ऑप्शन डी बेल। तो स्टूडेंट्स आशा है कि ये उत्तर आपको पता होगा। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, बेल द्वारा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में किन विषयों का मूल्यांकन किया जाता है? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में किन विषयों का मूल्यांकन किया जाता है? याद रखिएगा, पहले प्रश्न को समझिएगा। अनेक टाइम ऐसा होता है कि बच्चे प्रश्न को नहीं समझते और उत्तर तलाशने लगते हैं। यह प्रश्न समझ में नहीं आता, कोशिश करते हैं और फिर जो है तुक्का मारने की कोशिश करते हैं। तुक्का हर बार सटीक नहीं बैठता, तुक्का जो है बहुत कम सटीक बैठता है, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन उसमें 4 होते हैं, तो उसमें गड़बड़ी की जो है संभावना बढ़ जाती है। तो यहाँ पर हम समझने की कोशिश जो करने वाले हैं कि जो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन है ये क्या है। प्रश्न नंबर जो 17 कह रहा है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके जरिए स्कूल से जुड़ी सभी गतिविधियां जो है और उनका विकास का जो मूल्यांकन है इन्हीं के अंतर्गत किया जाता है। सारे जो मतलब सारा प्रोसेस जो है इसका अंतर्गत आ जाता है, ठीक है। छात्रों के जो है विकास के सभी पहलुओं को इसमें शामिल किया जाता है, कोई पहलू नहीं छोड़ा जाता। यह एक विकासात्मक प्रक्रिया है, ठीक है, जो छात्रों के संज्ञानात्मक हो चाहे भावनात्मक हो, यानी कि जो मतलब जो है जिसमें भावना वाली बात है, इमोशन वाली बात आ जाए, चाहे मनोप्रेरक वाली बात आ जाए, जो सारे के सारे जो है विषयों का और मतलब सभी का मूल्यांकन करता है, ठीक है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, आशा है कि आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होने वाला है वो शारीरिक स्वास्थ्य, हमने जब कह दिया सभी का तो फिर आप समझ ही गए होंगे। शारीरिक है, अभिरुचि है, सामाजिक व्यवहार है, और जो हमने अभी बताया आपको संज्ञानात्मक है, भावनात्मक है, मनोप्रेरक, जो भी है सभी कुछ आ रहा है। तो सारे जो पहलुओं को शामिल किया जा रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट होने वाला है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में से किस शारीरिक रूप से विकलांग छात्र की श्रेणी में शामिल नहीं किया जा सकता? ऑप्शन ए दृष्टि दोष वाले छात्र, ऑप्शन बी श्रवण दोष वाले छात्र, और ऑप्शन सी वाणी दोष वाले छात्र, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
तो छात्रों, इसमें जो सही उत्तर होने वाला है वो है ऑप्शन डी। जिन बच्चों ने ऑप्शन डी सुना है वो बिल्कुल सही है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। कह रहा है कि दृष्टि दोष वाले छात्रों की पहचान होती है, कैसे होती है? ऑप्शन ए, आंख की बनावट में दोष होना, बेंगेपन की शिकायत और सिर दर्द की शिकायत, या उपरोक्त सभी। इजीली क्वेश्चन है। आंख की बनावट में दोष होना बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल होएगा, दृष्टि दोष है। और बेंगेपन की शिकायत ये भी है और सिर दर्द की शिकायत ये भी है, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट होने वाला है। तो जिन बच्चों ने चुना है ऑप्शन डी वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। शारीरिक रूप से विकलांग छात्रों की शिक्षा व्यवस्था में शामिल हैं कौन कौन? जो शारीरिक रूप से जो विकलांग जो छात्र होते हैं उस ऐसी व्यवस्था में कौन कौन छात्र शामिल हैं? सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, ठीक है, और अध्यापकों द्वारा विशेष ध्यान रखने वाला, ठीक है, इनके जो है इनके संबंध में जो व्यवहार किया जाएगा, सहानुभूति अच्छा व्यवहार किया जाएगा, अध्यापक द्वारा विशेष ध्यान दिया जाएगा, या कि विशेष प्रकार की शिक्षण विधि अपनाई जाएगी, या तीनों सही है। आपके अनुसार कौन सा सही होने वाला है? तो हमारे जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी। ठीक है, ये तीनों सही है। अध्यापकों द्वारा जो है विशेष ध्यान भी रखा जाएगा, विशेष प्रकार की जो है शिक्षण विधि भी अपनाई जाएगी और सहानुभूति बेहतर व्यवहार भी किया जाएगा। तीनों ऑप्शन सही है। व्यवहार के अर्जन में उन्नति की प्रक्रिया को अधिगम यानी सीखने को कहते हैं। अधिगम की वह परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक ने दी है? जीपी गिलफोर्ड, ई के स्किनर और कॉल्विन, और डी जीन पियाजे। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी, स्किनर द्वारा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। शिक्षण सिद्धांत में निहित है शिक्षक का व्यवहार, छात्र का व्यवहार, शिक्षण का प्रभाव, और ऑप्शन डी तीनों सही। बताएं उपरोक्त सभी। तो इसमें शिक्षक का व्यवहार भी आएगा और छात्र का व्यवहार भी आएगा और शिक्षण का व्यवहार भी आने वाला है। तो इसमें जो सही उत्तर होने वाला है वो तीनों उत्तर सही होने वाले, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 23, शिक्षण अधिगम का विश्लेषण है। शिक्षण अधिगम का विश्लेषण है, क्या क्या है? अर्थपूर्ण सामग्री, सार्थक सामग्री, तार्किक सदस्यता, और ऑप्शन डी। तो शिक्षण अधिगम का जो विश्लेषण है वो अर्थपूर्ण सामग्री भी होने वाली है, सार्थक सामग्री भी होने वाली है, और तार्किक सदस्यता भी होने वाली है, और यानी कि सही जो उत्तर होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन डी। तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अंतर्दृष्टि का प्रतिपादन किस मनोवैज्ञानिक ने किया था? कोलर ने, थॉर्नडाइक ने, स्किनर ने, पावलोव ने। अंतर्दृष्टि का जो प्रतिपादन है किस विद्वान ने किया था? इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो किया गया है वो है ऑप्शन ए, यानी कि कोहलर द्वारा। ठीक है, जिन बच्चों ने ऑप्शन ए चुना है वो बिल्कुल सही है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अधिगम या सीखने की प्रमुख विधियां हैं। प्रयास और भूल के नियम द्वारा सीखना, अनुकरण द्वारा सीखना, सूझबूझ द्वारा सीखना, और ऑप्शन डी सभी के द्वारा सीखना। स्टूडेंट्स 25 का जो उत्तर है वो जल्दी चुनें, क्योंकि हमें टाइम का खासा ख्याल रखना है। स्टूडेंट्स, प्रयास और जो भूल का जो नियम जो सिद्धांत दिया था, जो थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया है, ये बहुत ही ज़्यादा, इससे अनेक प्रश्न बनते हैं। ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सिद्धांत है। यह सिद्धांत हमें बताता है कि हमारी जो याददाश्त है, हमारे जो अनुभव है, हमारा जो कॉन्फिडेंस है, जो हमारे प्रयास हैं, ठीक है, और भूल, इसमें जो हमारा जो है बहुत योगदान रहता है, इसका जो है बहुत योगदान रहता है। यह सिद्धांत जो है अध्ययन और अनुभव के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यह सिद्धांत शिक्षा में भी लागू होता है। छात्र जो है अपनी गलतियों से सीखने का मौका मिलता है उसे। ठीक है, हाँ, चलते हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होने वाला है वो होने वाला है
ऑप्शन डी, प्रयास एवं भूल के नियम द्वारा भी सीखना ठीक है। ऑप्शन बी भी ठीक है, अनुकरण द्वारा सीखना और सूझबूझ द्वारा सीखना भी सही है। तो यानी कि ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। आशा है कि आपका स्कोर अच्छा आ रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का प्रभावशाली घटक है क्योंकि इससे बालक स्वस्थ रहता है, भक्ति करता है, प्रसन्न रहता है, शीघ्र सीखता है। प्रश्न नंबर 26। तो जो सशक्त जो अभिप्रेरणा है, इससे जो है बच्चा शीघ्र सीख जाता है। ठीक है। तो यानी कि ऑप्शन डी, जिन बच्चों ने चुना ऑप्शन डी वो बिल्कुल सही है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। संवेग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? संवेग के संबंध में निम्न में जो चार ऑप्शन आ रहे हैं, इनमें से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है। संवेगात्मक में व्यक्ति असामान्य हो जाता है। संवेगावस्था में व्यक्ति में मनोवैज्ञानिक परिवर्तन होते हैं। संवेग मनोवैज्ञानिक कारणों से उत्पन्न होते हैं। और ऑप्शन डी तीनों सही। बताएं। तो संवेगावस्था में व्यक्ति असामान्य हो जाता है, बिल्कुल ठीक है, जब इमोशन गड़बड़ हो जाते हैं। संवेगावस्था में व्यक्ति मनोवैज्ञानिक परिवर्तन होते हैं, बिल्कुल होते हैं। संवेग मनोवैज्ञानिक कारणों से उत्पन्न होते हैं, बिल्कुल सही बात है। यानी यहाँ पर जो सही उत्तर होने वाला है वो है ऑप्शन डी। जो प्रश्न था संवेग के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, यानी कि ये तीनों कथन सत्य हैं। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। थार्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया? अधिगम एवं प्रयास एवं भूल, संकेत अधिगम, और ऑप्शन सी संज्ञानात्मक अधिगम, और ऑप्शन डी स्थान अधिगम। अभी हमने ऊपरी इस चीज़ की जो बात की थी, देखें सामने आ गया हमारे, थोड़ी देर पहले हम इसकी बात कर चुके हैं। आशा है कि आप बेहतर उत्तर कर पाएंगे। तो जो 28 का जो सही उत्तर होगा, अधिगम के प्रयास एवं भूल। ठीक है। ये जो हमारे अहम भूमिका निभाने वाले हैं। ठीक है। चलते हैं प्रश्न नंबर 29 पर। समस्या बालक है। चोरी करने वाला बालक, सॉरी डबल लग गया है, झूठ बोलने वाला बालक होना चाहिए था यहाँ पर। ठीक है। या कुछ और भी होना चाहिए था, चोरी करने वाला बालक या झूठ बोलने वाला बालक। ये डबल काट दे, इसको झूठ लिख दें, झूठी इजी हो जाएगा बच्चों के लिए। चोरी करने वाला बालक, ऑप्शन बी झूठ बोलने वाला बालक, और ऑप्शन सी माता पिता का कहना ना मानने वाला बालक, और ऑप्शन डी तीनों। तो यहाँ पर जो करेक्ट उत्तर होने वाला है वो ऑप्शन डी होने वाला है। ठीक है। व्यक्तिगत विकास को किस ढंग से विकसित किया जा सकता है? व्यक्तिगत विकास को किस ढंग से विकसित किया जा सकता है? बच्चे में आत्म पहचान का गुण विकसित करके, बच्चे में कमियों को स्वीकार करना तथा दूर करना सिखाकर। ठीक है। जो उसमें कमियां रहेंगी उसको बच्चा एक्सेप्ट कर ले। ठीक है। ये सब सिखाकर, बच्चों को स्वावलंबी बनाने के लिए प्रोत्साहित करके। ठीक है। और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। व्यक्तिगत विकास को किस ढंग से विकसित किया जा सकता है? बच्चों में आत्म पहचान के गुण विकसित करके, और ऑप्शन बी अपनी कमियों को स्वीकार करना तथा दूर करना सिखाकर, ऑप्शन सी है बच्चों को स्वावलंबी बनाने के लिए प्रोत्साहित करके, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। माफ़ी चाहूँगा कि स्क्रीन में थोड़ा सा दिक्कत हुई। ठीक है। व्यक्तिगत विकास को किस ढंग से विकसित किया जा सकता है? बच्चों में आत्म पहचान का गुण विकसित करके, ऑप्शन बी अपनी कमियों को स्वीकार करना तथा दूर करना सिखाकर, ऑप्शन सी बच्चों को स्वावलंबी बनाने के लिए प्रोत्साहित करके, और ऑप्शन डी तीनों सही है। आपका उत्तर क्या होने वाला है बच्चों? तो जो सही उत्तर होने वाला है वो है ऑप्शन डी। ये हमारी वीडियो का आज लास्ट प्रश्न था। हर प्रैक्टिस में जो है 30 प्रश्न होने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, आपका क्या स्कोर रहा वो हमें कमेंट में अवश्य बताएं। और हमारे आने वाले जो इम्पोर्टेंट जो प्रैक्टिस सेट हैं, ठीक है, जो आपके परीक्षा में जो है बहुत अहम भूमिका निभाने वाले हैं, आपको अच्छा स्कोर दिलाने में जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगे। ठीक है।
तो उनके लिए, उनको पाने के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और प्रैक्टिस करते रहें, मेहनत करते रहें, ठीक है। और जो है प्रैक्टिस व्यक्ति को महान बनाती है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।